जय हिंद सभी को। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने हमारे इस पहल को, हमारे इस इनिशिएटिव को ढेर सारा समर्थन दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लवली सजेशंस, योर फीडबैक्स एंड कमेंट्स। थैंक यू सो मच। तो साथियों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में भारतीय प्रस्तावना पर जिक्र किए थे, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम उसके दूसरे पहलू पे हम आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी बोर्ड पे लिखे हुए कुछ तथ्यों को देख रहे होंगे, तो बारी बारी से हम इस पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारी संविधान सभा बन रही होती है और जिसके द्वारा संविधान का निर्माण होता है, तो उस संविधान सभा में शुरुआती जो सदस्य थे 389 थे, जिसकी चर्चा मैंने कल की हुई थी। तो उस 389 सदस्य में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे, 4 चीफ कमिश्नरी से थे और जो 93 सदस्य थे वो देसी रियासतों से थे। तो होता क्या है कि जो इस सदस्यों का जो बंटवारा किया जाता है, तो फाइनली जो ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी से जो सदस्य थे, टोटल से मिलाकर 296 सदस्य होते हैं, इनका चुनाव किया गया और इस चुनाव में 208 सीटें कांग्रेस को मिली, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली और 15 सीटें अन्यों को मिली। तो जो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे वे कौन कौन से प्रांत थे जो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे? वे थे अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग जो कर्नाटक में स्थित है, दिल्ली और बलूचिस्तान। फाइनली क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है और इस आज़ाद होने के साथ ही हमारे देश का बंटवारा भी होता है। उस बंटवारे में मुस्लिम लीग जो उसकी मांग थी कि हम अलग एक मुस्लिम प्रांत बनाएं, तो फलस्वरूप मुस्लिम लीग अपने पाकिस्तान में चली जाती है और उसके बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया जाता है 31 अक्टूबर 1947 को। तो शुरुआत में जो सदस्य 389 थे वे घट करके 299 हो जाते हैं। इस 299 सदस्यों में से 226 सदस्य प्रांतों से थे, 3 सदस्य चीफ कमिश्नरी से थे और 70 सदस्य देसी रजवाड़ों से थे। जो 3 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे वे अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और दिल्ली था। बलूचिस्तान पाकिस्तान में चला जाता है आफ्टर पार्टीशन। फिर अगर हम देखें कि हमारा जो संविधान सभा में संविधान बन रहा था, तो उसमें अलग अलग समुदायों के प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित थे। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के 15 सदस्य वहाँ उपस्थित थे। अनुसूचित जाति एससी समुदाय से 33 सदस्य थे वहाँ और अनुसूचित जनजाति एसटी कम्युनिटी से 7 सदस्य वहाँ प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में थे। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि मेरा रिसर्च ट्राइबल्स पे है, तो स्पेशली मैं ट्राइबल्स के जो 7 प्रतिनिधि सदस्य थे उसमें मैं स्पेसिफाई करते हुए उनके बारे में जिक्र करूँगा। तो जो 7 सदस्य थे जनजाति समुदाय से, इसमें से 3 सदस्य झारखंड से थे, 1 सदस्य मध्य प्रदेश से थे और 3 सदस्य नॉर्थ ईस्ट से थे। तो जो झारखंड प्रांत से आने वाले जो सदस्य थे, सबसे पहले हैं जयपाल सिंह। जयपाल सिंह हम सभी जानते हैं कि जो स्थान दलित समाज में बाबा साहब अम्बेडकर का है, वहीं स्थान आदिवासी समाज में जयपाल सिंह मुंडा जी का है, क्योंकि उन्हीं के बदौलत अगर हम 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची की बात करें संविधान में, तो इन्हीं का बहुत बड़ा योगदान रहता है। खैर, इनके बारे में हम अलग सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरे सदस्य थे देवेंद्र नाथ सामंत जी, जो मुंडा आदिवासी समुदाय से थे और तीसरे सदस्य झारखंड से आने वाले थे बोनीफास लकड़ा, जो कि उरांव जनजाति समुदाय से थे। जो 1 सदस्य मध्य प्रदेश से थे, उनका नाम फूल भान शाह था, जो गोंड जनजाति समुदाय से आते थे। और जो 3 सदस्य नॉर्थ ईस्ट से आते थे, वे उसमें से एक थे जेजेएम निकोल्स रॉय, जो खासी जनजाति समुदाय से थे। दूसरे रूपनाथ वर्मा, जो बोडो जनजाति समुदाय से आते थे और तीसरे थे मयंग नोकचा, जो नागा जनजाति समुदाय से आते थे। और जैसा कि साथियों मैंने बताया था कि जयपाल सिंह मुंडा, अगर उनके बारे में अगर विस्तृत अध्ययन करना हो तो आप सभी उनके जो उनके में लिखी आधारित पुस्तकें हैं, संविधान सभा में जयपाल, अश्विनी कुमार पंकज जी के द्वारा लिखी गई हैं। दूसरी पुस्तक है कंप्लीट बायोग्राफी है जयपाल सिंह मुंडा, ये प्रभात पब्लिकेशन के द्वारा छपी है। और तीसरी पुस्तक है
अश्विनी कुमार पंकज जी के द्वारा लिखी गई है, मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा, और एक पुस्तक है बलबीर दत्त जी के द्वारा जयपाल सिंह। तो आप इन चारों पुस्तकों को पढ़ सकते हैं अगर विस्तृत जानकारी जयपाल सिंह के बारे में जाननी हो तो। तो जैसा कि हमने अपने पिछले स्लाइड में देखा था कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ जयपाल सिंह मुंडा, है ना, इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, क्या योगदान था उनके, हम पुस्तक के बारे में भी देखे थे अपने पिछले स्लाइड में। अब हम कुछ फैक्ट्स फिगर्स की भी बात करेंगे, क्योंकि अगर ज़रूरी भी हो जाता है कि हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, लेकिन जो हमारा मेन इशू यह है कि हम एक ऑब्जेक्टिव की तरह न जाकर सब्जेक्टिव की तरह किस तरह हम अपने साथियों को मार्गदर्शित करें, सब्जेक्टिविटी की तरफ ज़्यादा जाके। लेकिन फिर भी कुछ फैक्ट्स हैं जिसके बारे में जानना हमें ज़रूरी हो जाता है। तो आप सभी बोर्ड पे लिखे हुए फैक्ट्स को देख रहे होंगे। मैंने इसे पहले ही लिख दिया है ताकि आपको समय ज़्यादा ना लगे इसमें। और हम सब देखते हैं कि हमारा जो संविधान बनता है उसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगते हैं, और इस काल में 114 दिन बहस होती है, ठीक है। और कुछ अगर हम डेट को देखें कि जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ ये है कि जो संविधान सभा बनी तो उसकी प्रथम बैठक कब होती है? वह प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, और उस बैठक में किसी भी बैठक की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष की ज़रूरत होती है। तो उसमें सबसे अनुभवी जो हमारे प्रतिनिधि थे संविधान सभा में, सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है उस पहली बैठक में। उसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है। कि 11 दिसंबर, जैसा कि 11 दिसंबर 1946 अस्थायी अध्यक्ष किसने बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और एक फैक्ट है भी है कि जो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी दोनों बिहार से ही आते थे। उससे 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा जाता है, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव हिंदी में कहते हैं। जो हमारी प्रस्तावना जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में किए हुए थे, तो प्रस्तावना का आधार ही उद्देश्य प्रस्ताव था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो डॉक्टर पंडित नेहरू जी ने रखा था संविधान सभा में, तो 13 दिसंबर 1946 को रखा था। फिर फाइनली जा कर के 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा के द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को, उद्देश्य प्रस्ताव को। यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारी प्रस्तावना का आधार बनती है, और कई सारी समितियां भी बनती है। तो हमारे संविधान सभा में टोटल 13 समितियां बनी थी, जिसमें से झंडा समिति है, ड्राफ्टिंग कमेटी है, और फंडामेंटल राइट कमेटी, इस तरह करके केवल 13 समितियां बनी थी। उसके बाद से हम जानते हैं कि हमारा जो पहचान है, हमारा राष्ट्रीय झंडा, तो राष्ट्रीय झंडा को हमारे संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस, और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडा अपना लिया गया। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय झंडे में जो लंबाई चौड़ाई का जो रेशियो होता है वो 3:2 होता है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। इस अंतिम बैठक में 3 महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। एक महत्वपूर्ण चीज़ यह होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे देश का राष्ट्रपति बनाया जाता है, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ यह होती है कि राष्ट्रीय गान जो हम जनगण मन गाते हैं उसे अडॉप्ट किया जाता है हमारे संविधान सभा के द्वारा। और राष्ट्रीय गान जानते हैं कि जनगण मन को नेशनल एंथम है, उसको गाने में 52 सेकंड लगते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो तत्वबोधिनी पत्रिका थी, उन्हीं पत्रिका में से लिया गया, जनगण मन अधिनायक लिया गया है। और सबसे पहले राष्ट्रीय गान को 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ हुई थी, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा गाई गई है। आनंद मठ उनकी जो पुस्तक है वहाँ से ली गई थी, उसे अडॉप्ट किया गया, जो कि 65 सेकेंड में गाया जाता है। और सबसे पहले राष्ट्रीय गीत को 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और फलस्वरूप हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है। हाँ,
अभी हम कुछ संविधान सभा और संविधान के कुछ फैक्ट फिगर्स पे अभी चर्चा किए थे। अब साथियों हम आगे बढ़ते हैं कि जो प्रस्तावना के जो मूल तत्व थे जिसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की थी, जिसमें है कि संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणतंत्र, न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, जिसकी चर्चा हमने किया था। तो जो हमारा नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है, वह सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक है। तो बारी बारी से हम इन सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम सॉवरेनिटी की, संप्रभुता जिसे कहते हैं। हम संप्रभु किसे कहेंगे? संप्रभु हम उसे कहेंगे कि हम जब किसी के अधीन ना हो, हम अपना निर्णय करने में खुद सक्षम हो, तो उसे हम संप्रभु कहते हैं। इससे पहले हमें जानना जरूरी होगा कि संप्रभु जो है वह स्टेट का एक मेन ऑर्गेन्स है, एक महत्वपूर्ण तत्व है स्टेट, राज्य का। हम राजनीति विज्ञान की भाषा में देशों को राज्य ही कहते हैं। तो जो स्टेट होते हैं उसके 4 ऑर्गेन्स होते हैं, उसके 4 तत्व हैं। पहला है सॉवरेनिटी, दूसरा है गवर्नमेंट, तीसरा है टेरिटरी और चौथा है पॉपुलेशन। अगर ये चारों तत्व जिसमें हैं वह स्टेट कहला सकता है। सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता, गवर्नमेंट सरकार, टेरिटरी में भूभाग, पॉपुलेशन जनसंख्या, ये चारों चीज़ों मिलने के बाद ही किसी एक स्टेट का निर्माण होता है। तो सॉवरेनिटी क्या है? सॉवरेनिटी को हम कहते हैं कि जो राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है, किसमें? डिसीजन मेकिंग में, नीति निर्णय करने में। तो सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट इन द डिसीजन मेकिंग। व्हाट डिसीजन मेकिंग? इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हम आंतरिक और बाह्य नीति निर्णय करने में सक्षम हैं और किसी पे हम डिपेंडेंट नहीं हैं। दूसरी चीज़ होती है कि सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि नाइदर डिपेंडेंसी नॉर डोमिनियन। हम किसी के डोमिनियन नहीं है। जैसा कि हम आज़ादी मिलने से पहले हम ब्रिटिश के डोमिनियंस थे, ब्रिटिश के गुलाम थे, तो इस तरह के हमारे किसी के अधीन हम नहीं हैं। और दूसरी चीज़ होती है सॉवरेनिटी का इंडिपेंडेंट स्टेट। हम क्या हैं? इंडिपेंडेंट हैं। यही सॉवरेनिटी है। अब हमारी प्रस्तावना का जो दूसरा तत्व है वह है समाजवाद, सोशलिज्म। हम सभी जानते हैं कि जो हमारी प्रस्तावना में सोशलिज्म शब्द पहले नहीं थी, उसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऐड किया जाता है। लेकिन मैंने जैसा कि पहले वीडियो में बताया था कि ऐसा नहीं थी कि हमारी संविधान में वैसी भावना नहीं थी, जिसके बाद हमने DPSP पे किया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उसमें आर्टिकल 39 बात करती है सोशलिज्म की। तो सोशलिज्म होता क्या है? इसमें क्या होता है कि जो समाजवाद होता है, समाजवाद में बताया जाता है कि जो हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उत्पादन के वितरण और उत्पादन एवं वितरण के जो साधन है उसका क्या किया जाएगा? उसका डिसेंट्रलाइजेशन किया जाएगा, उसका विकेंद्रीकरण किया जाएगा। उसका कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, किसी एक जगह तक सीमित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए कहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उत्पादन एवं वितरण के साधनों का विकेंद्रीकरण ही क्या है? सोशलिज्म है, समाजवाद है। अगर हम देखें भारतीय परिप्रेक्ष्य में तो सोशलिज्म 2 तरीके से माना जाता है। उसके 2 पार्ट है। एक होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद, और दूसरा है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, जिसे हम स्टेट सोशलिज्म भी कहते हैं। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बात करती है मिक्स्ड इकोनॉमी की। किसकी बात करती है? मिक्स्ड इकोनॉमी की, जिसमें क्या होगा? पब्लिक यानी गवर्नमेंट का भी रहेगा और प्राइवेट का भी रहेगा। ठीक है, पब्लिक का भी हिस्सा, सरकार गवर्नमेंट की भी हिस्सा रहती है उसमें, और प्राइवेट बॉडी की भी हिस्सा होती है। उसे हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहते हैं। और कम्युनिस्टिक सोशलिज्म या स्टेट सोशलिज्म क्या होता है? स्टेट को एक एज ए सेंटर बना दिया जाता है, एज उसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। सेंट्रलाइजेशन जहाँ होती है उसे स्टेट सोशलिज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है, उसका केंद्रीकरण कर दिया जाता है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी का एवोल्यूशन कर दिया जाता है। तो उसे हम कम्युनिस्टिक सोशलिज्म कहते हैं। लेकिन अगर इंडियन सोशलिज्म की बात करें, भारतीय समाजवाद, तो यह मार्क्सिज्म और गांधीज्म दोनों का एक मिक्सअप है। इसके जीता जाता उदाहरण 1991 का जो LPG रिफॉर्म था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये है हमारा इंडियन सोशलिज्म। हाँ साथियों, अब हम प्रस्तावना के जो तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है पंथ निरपेक्ष, सेकुलर कहते हैं ना। तो हम सभी जानते हैं कि जो सेकुलर शब्द है,
सेकुलर भावना हमारे संविधान में थी, सेकुलरिज्म की भावना, लेकिन जो पर्टिकुलर प्रस्तावना में शब्द लाया गया वह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऐड किया गया। और होता क्या है कि 1994 में एक SR बोमोई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आता है, जिसमें सेकुलरिज्म को एक बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा बना दिया जाता है। आप सभी को जानकारी के लिए मैं बता दूं, बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट आया था वह केशवानंद भारती का 1973 का जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर लाए गए थे। बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है कि जो हमारा जैसे हमारा घर है कोई, उसका नीचे का जो नींव है वही हमारा आधार है। तो आप अपने 2 मंजिला बना सकते हैं, 1 मंजिल बना सकते हैं, लेकिन जो आपका नींव है उस पर आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वही हमारी नींव है, ठीक है। तो जैसे कि रूल ऑफ लॉ हो गया, इंडिपेंडेंस जुडिशरी हो गया तो वो सारी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं, ठीक। और सेकुलरिज्म की अगर हम बात करें तो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती हैं। पहला कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, जिसे हम राज्य धर्म कहते हैं, जैसे कि थियोक्रेटिक स्टेट में होता है राज्य, धर्मतंत्रीय राज्य, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहाँ धार्मिक, वहाँ धर्म को एक राज्य धर्म के रूप में माना जाता है। लेकिन हमारे देश में क्या है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, बिकॉज इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि यह सभी धर्मों का समान महत्व देगा, समान स्टेटस देगा और समान सपोर्ट करेगा। कहने का मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, और लेकिन यह सभी धर्मों का समान संरक्षण देगा और समान समर्थन भी करेगा। तो सेकुलरिज्म का जो महत्वपूर्ण चीज़ है, ये 2 महत्वपूर्ण बातें उसमें है। दूसरी चीज़ है कि जो हमारा इंडियन सेकुलरिज्म है वह पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म की बात करती है, जिसका मैंने बात किया था कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, लेकिन सभी धर्मों का समान संरक्षण करेगा, समान महत्व देगा, तो इसे हम पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म कहते हैं। लेकिन वेस्टर्न कंट्री में अगर हम जाएँ तो वहाँ नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म होता है। अगर आप पढ़ेंगे तो स्टेट और चर्च के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है ना। उसके बाद सेकुलरिज्म की भावना वहाँ आती है, तो नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म थी। सेकुलर स्टेट में माना जाता है कि जो रिलीजन है, जो धर्म है, वो क्या है, इंडिविजुअल चॉइस है, व्यक्तिगत अपनी पसंद है, जिसकी बात फंडामेंटल राइट में 25 से लेकर 28 अनुच्छेद में किया गया है कि आपको अपने अपने धर्म को मानने की आज़ादी है। तो यही सेकुलरिज्म है। अभी मेरे पास अभी इंडियन एक्सप्रेस की एक पेपर है, न्यूज़ पेपर है, जो कि मैं डेली मंगाता हूँ। इसमें फाइनली क्या करते हैं, 21 जनवरी को एन पालकीवाला का एक सम्मेलन होता है वहाँ पे मुंबई में। उसमें DY चंद्रचूड़ ने, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कहा था कि द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द नॉर्थ स्टार जो ध्रुव तारा हम बोलते हैं, वो हमारे गाइडिंग लाइट है। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हमें गाइड करता है कि कौन कौन चीज़ें हमारी रहनी चाहिए, उसमें मूल रूप से छेड़खानी नहीं हम कर सकते, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे जो हमारा प्रस्तावना थी, उसके जो चौथा महत्वपूर्ण तत्व था डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र हम किसे कहते हैं। मैंने बोर्ड पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर रखा हुआ है कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र 2 शब्दों के मिलन से बना है, लोक प्लस तंत्र। लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन। तो जनता का शासन ही क्या है, लोकतंत्र है, ठीक है। यह जो डेमोक्रेसी शब्द है, यह ग्रीक यूनानी शब्द से 2 शब्दों के मिलन से बना है, डेमोस और क्रेटोस, जिसे हिंदी में डेमोस और क्रेसिया भी कहते हैं। डेमोस का मतलब होता है पीपल यानी जनता, और क्रेटोस का मतलब होता है रूल यानी शासन, जनता का ही शासन। हम सभी जानते हैं कि अब्राहम लिंकन की वो कोटेशन, व कोट हम सभी के जुबान में रहती है कि डेमोक्रेसी जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन है। डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लेकिन जनरली क्या होता है कि हाँ, डेमोक्रेसी में ऑफ द पीपल के जगह पर OWF नहीं होना चाहिए, जनता के लिए बंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है फॉर द पीपल होनी चाहिए, लेकिन फॉर द पीपल नहीं होनी चाहिए, उससे जनता से दूर नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है बाय द पीपल है, जनता के द्वारा, लेकिन ये बाय द पीपल नहीं होने चाहिए। खरीद फरोख्त की जो भावना होती है वो लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो गलत है, ठीक है। दूसरी बात है कि व्हाट इज़ द कैरेक्टर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की पहचान क्या है। तो डेमोक्रेसी के सबसे जो मूल तत्व है वह है पार्टिसिपेशन टू ऑल, सबकी भागीदारी, ठीक।
ठीक है, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, ठीक है, दिव्यांग हो, सबकी भागीदारी होनी चाहिए। वो है डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेशन टू ऑल। जब हम सबकी भागीदारी की बात करते हैं तो हम इंक्लूसिवनेस, समावेशन की बात करते हैं, हम समावेशन युक्त सोसाइटी की बात करते हैं, ठीक है ना। दूसरा उसका कैरेक्टर है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का विकेंद्रीकरण होनी चाहिए। सत्ता किसी जगह एक जगह कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सत्ता का क्या होनी चाहिए, विकेंद्रीकरण होनी चाहिए, ठीक है। जैसा कि अगर हम देखें तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में जब आता है तो पंचायत, जिसके द्वारा पंचायत बनाया जाता है, और 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा नगर पालिका को बनाया जाता है। तो क्या होता है कि पावर का डिसेंट्रलाइज किया गया, समाज के नीचे जो तबका है वहाँ तक भी जाकर पावर जाए, सत्ता वहाँ तक पहुँचे। और तीसरा महत्वपूर्ण कैरेक्टर है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होना चाहिए, किसी राजा का शासन नहीं होनी चाहिए। चौथा कैरेक्टर है डेमोक्रेसी का पीरियोडिक इलेक्शन, समय अनुसार इलेक्शन होने चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा जो होते हैं और राज्यों में विधानसभा होते हैं तो 5-5 साल के लिए चुने होते हैं, 5-5 साल में उनका चयन हो जाना चाहिए। और पांचवा महत्वपूर्ण तत्व है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब वयस्क मताधिकार। जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर हो चुका है वो अपने वोट देने का अधिकार उसके पास है, वो डेमोक्रेसी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व भी है। दूसरी अगर हम बात करें कि डेमोक्रेसी के प्रकार क्या हैं, तो डेमोक्रेसी को अगर हम देखें तो मुख्य रूप से दो तरह से बांटा जाता है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं अप्रत्यक्ष को। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पाई जाती है, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में, वहाँ देखेंगे कि डायरेक्ट जनता चुनाव करती है, ठीक है, डायरेक्ट जनता शासन भी करती है वहाँ। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि दो तरीके से, या तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी जैसा कि इंडिया में है, और दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जो कि अमेरिका में है, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी के उसमें है। हाँ, जैसा कि आपने देखा था कि डेमोक्रेसी का दो प्रकार है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इंडिया में क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का भी दो रूप होते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। तो इंडिया में इनडायरेक्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ठीक है। दूसरी बात अगर हम देखें डेमोक्रेसी के अगर तत्व देखें तो डेमोक्रेसी को भी 3 तरह का उसके तत्व माने गए हैं, सोशल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, सोशल डेमोक्रेसी का मतलब हर एक नागरिक को साथ समानता का व्यवहार हो, सबको उसको इक्वलिटी हो, उसको आज़ादी मिले, लिबर्टी हो, और सारे लोगों में एक फ्रेटर्निटी की भावना, बंधुत्व की भावना हो, वो सोशल डेमोक्रेसी को दर्शाती है। दूसरा है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब है कि हर एक व्यक्ति को जो 18 साल से उम्र पार कर चुके हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार है, उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधि चुनने का, चयन होने का भी अधिकार है। और दूसरी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में, जिसकी बात बाबा साहब अम्बेडकर करते हैं कि 1 मैन 1 वोट और 1 वोट 1 वैल्यूज। सारे जितने भी, चाहे वो बड़े बड़े उद्योगपति हों, चाहे वो किसान हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो अनपढ़ हो, सबके वोट का समान वैल्यूज है। इसलिए कहा गया है डेमोक्रेसी में कि 1 मैन 1 वोट और 1 वोट 1 वैल्यूज। दूसरी बात है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है कि हर एक व्यक्ति को राज्य का जिम्मेदारी बनता है कि उसके लाइवलीहुड के लिए वो साधन उपलब्ध कराए, मीन्स उपलब्ध कराए उसके लिए राज्य, कल्याणकारी राज्य की बात हमारे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में होती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक कोट कहा था जो सबको जाननी चाहिए कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं रह सकती है जब तक उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। जब तक सामाजिकता की भावना लोगों में, इक्वलिटी, लिबर्टी नहीं आएगी, तब तक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई महत्व नहीं है, वो महत्वहीन है। साथियों, हमने सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर डेमोक्रेसी की बात की है। अब हम बात करेंगे रिपब्लिक, जो हमारे इंडियन स्टेट का एक नेचर है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। जिस तरह हमने बात की लोकतंत्र में, लोकतंत्र डेमोक्रेसी, उसी तरह रिपब्लिक का मतलब होता है कि गणतंत्र। गणतंत्र क्या है, एक लोकतंत्र का ही पार्ट है, ठीक है। दो चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत हो जाती है गणतंत्र को जानने से पहले, कि हेड ऑफ द स्टेट यानी राष्ट्राध्यक्ष, और दूसरा हेड ऑफ द गवर्नमेंट शासनाध्यक्ष।
तो हेड ऑफ़ द स्टेट को हमारे जिसे हिंदी में राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं, उन्हें हम राष्ट्रपति जानते हैं हमारे देश में। और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जिसे शासनाध्यक्ष कहते हैं, यानी उसका रोल प्रधानमंत्री निभाते हैं। ठीक है। तो रिपब्लिक में क्या होता है कि जो हेड ऑफ़ द स्टेट होते हैं यानी राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, वे क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, नॉट हेरिडेटरी, वह वंशानुगत नहीं होते हैं। उनको जनता चुनती है, या तो प्रत्यक्ष तरीके से चुनाते हैं या अप्रत्यक्ष तरीके से। जैसा कि मैंने लिखा है कि जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था होती है, विश्व की राजनीतिक व्यवस्था, या तो दो तरीके से, ये मोनार्की होगी नहीं तो रिपब्लिक होगा। तो मोनार्की राजतंत्र में क्या होता है कि जो वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष है, हेड ऑफ़ द स्टेट है, वह वंशानुगत होगा, क्रमानुसार वंशानुगत चलते जाता है। उसका जो उत्तराधिकारी होगा वह वंश के अनुसार आते जाएगा। ठीक है। और लेकिन रिपब्लिक में क्या होता है, रिपब्लिक में हेड ऑफ़ द स्टेट जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, वो क्या होगा, इलेक्टेड होगा। ठीक है। या तो डायरेक्टली इलेक्टेड होगा जैसा कि अमेरिका में होता है, या तो इनडायरेक्टली होगा जैसे इंडिया में होता है। तो इंडिया में इनडायरेक्टली इलेक्टेड हेड ऑफ़ द स्टेट होता है, यही रिपब्लिक है। तो जैसा कि हमने अभी देखा डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, तो उसके प्रस्तावना के अगर अगले तत्वों के बारे में पढ़ें तो है जस्टिस। जो बड़ी हम बात करते हैं सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय लोगों को मिलना चाहिए। तो जस्टिस है क्या? प्रस्तावना में 3 तरह के जस्टिस की बात की गई है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब यह है कि सभी के साथ किसी के साथ विभेदीकरण ना हो, सभी के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाए। ठीक है। जिसकी बात सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय मतलब क्या, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होने चाहिए। ठीक। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब हर एक आदमी को अपने जीविकोपार्जन करने के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए, जीने के लिए राज्य के द्वारा एक साधन उपलब्ध ज़रूर करना चाहिए, तो उसके साथ एक आर्थिक न्याय हो जाएगा। पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है? पॉलिटिकल जस्टिस मतलब होता है कि जो व्यक्ति 18 साल से उम्र पार कर चुका है, उससे वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, उसको चयन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो अगर इस तरह की आज़ादी अगर मिलती है तो उसके साथ एक पॉलिटिकल जस्टिस हो रही है। अगर हम थ्योरी पे जाएं तो जस्टिस का मतलब क्या? जस्टिस का मतलब है कि जो ड्यू है, जिसको प्राप्य जो होनी चाहिए, जो जिसको दे है, जिसका जो हक है, अगर उसे वो मिल रहा है तो उसके साथ क्या हो रहा है, जस्टिस हो रहा है। तो अगर सिंपल भाषा में कहें कि जो जिसका ड्यू है, जो जिसका जो दे है, जिसे मिलना चाहिए, वो उसका जस्टिस अगर मिल रहा है तो जस्टिस। दूसरी बात करती है कि इक्वल ट्रीटमेंट विथ इक्वल, समान के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है। अगर 5 उंगलियां बराबर है तो 5 के साथ एक समान व्यवहार हो। अगर 5 उंगलियां एक साथ बराबर नहीं है तो किसी को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, जिसे हम अफर्मेटिव एक्शन, जो रिजर्वेशन कहते हैं, देने की ज़रूरत है, उसे देनी चाहिए। ठीक है। तो आ जाएगी आपकी जस्टिस में आ जाएगी, जिसमें अफर्मेटिव एक्शन, जिसे रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं, वो चीज़ इसमें आ जाएगी। दूसरी बात जस्टिस कहती है कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जो रिसोर्सेस हैं, जो स्टेट के रिसोर्सेस हैं, कम्युनिटी के रिसोर्सेस हैं, उसका उचित रूप से बंटवारा होना चाहिए। ये नहीं कि जो अमीर, जो हमारी संपत्ति है, किसी 1% लोगों के पास सीमित हो जाए और आधी आबादी, बहुत सारे लोग, दबे कुचले लोग उसी तरह अपना जीवन, या उन्हें खाने के लिए रोटी तक ना मिले। तो इस तरह का ह्यूज डिफरेंस नहीं होने चाहिए, एक इक्विलिब्रियम होनी चाहिए। तो यह स्टेट की जिम्मेदारी बनती है, राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि जो रिसोर्सेस है उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है। तो जो हमारा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो जस्टिस है, ये कहाँ से हमें प्रस्तावना में अडोप्ट किया है? वह रशियन रिवोल्यूशन 1917 का, वहाँ से हमने इसको अडोप्ट किया है। ठीक है। ये हो गया जस्टिस। अगर हम प्रस्तावना के अगले तत्व पे आएँ, जो इक्वलिटी है, इक्वलिटी क्या कहती है? समानता, जिसे बोलते हैं कि इक्वलिटी बात हम जो बोलते हैं, जिसकी बात हमारा संविधान का आर्टिकल 14 करता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है। यह राज्य की जिम्मेदारी है कि सबको, सभी व्यक्ति कानून के समाज समान संरक्षण मिले उन लोगों को, और कानून के समझ समानता मिले। इक्वलिटी बिफोर लॉ हमने ब्रिटेन से अडोप्ट किया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने USA के कॉन्स्टिट्यूशन से उन्हें अडोप्ट किया है। जो इक्वलिटी में चीज़ आती है वह है कि इक्वलिटी मतलब होता है कि जो अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, किसी तरह का किसी को ज़्यादा, सबको समान माना जाए और बिना किसी एक कॉज के उन्हें विशेष अधिकार ना दिया जाए। ठीक है। अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। तो प्रस्तावना हमारी किस तरह की इक्वलिटी की बात करती है? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी।
हमारे जो समानता किस तरह की होनी चाहिए, अवसर की समानता होनी चाहिए, और दो तरह की समानता, स्टेटस की समानता और अवसर की समानता की बात करती है हमारे। जी, तो दोस्तों प्रस्तावना के हमने अभी उसके सारे तत्वों को उसके जो थे जस्टिस के बारे में देखा, इक्वलिटी के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे लिबर्टी की और फ्रेटर्निटी की। तो लिबर्टी, जिसे हिंदी में स्वतंत्रता कहते हैं, अगर एक शब्द में लिबर्टी का डिफिनेशन दिया जाए तो लिबर्टी मतलब अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंधों का अभाव ही क्या है, स्वतंत्रता है। इसमें भी कई तरह से बातें आती हैं कि कुछ प्रतिबंध होनी भी चाहिए। अगर आप देश की एकता और अखंडता को हनन करते हैं तो राजा आपके स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाती है। तो लेकिन अगर छोटे से डिफिनेशन दिया जाए स्वतंत्रता का, तो अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंधों का अभाव। हमारे प्रस्तावना में कितने तरह की लिबर्टी की बात की गई है? 5 तरह की लिबर्टी की। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है हमारे प्रस्तावना में। यह जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जो शब्द है, तीनों शब्द कहाँ से लिए गए हैं? यह 1789 का जो फ्रांसीसी क्रांति थी, वहाँ से इस तीनों को अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, देखिए दूसरी बात जो मैंने पहले कही थी कि लिबर्टी डज नॉट मीन्स लाइसेंस टू डू व्हाट ऑन लाइक्स। कहने का मतलब है, लिबर्टी का मतलब यह नहीं है कि आपको लाइसेंस दे दिया गया है कुछ भी करने की। अगर इसके बारे में पढ़ना हो तो J.S. मिल जो सबसे उदारवादी जो थिंकर थे, स्वतंत्रता का एक पक्षधर हैं, वे कहते हैं कि आपको अपनी आज़ादी रूपी छड़ी को वहीं तक घुमाने की स्वतंत्रता है जहाँ तक वो दूसरे के सिर से न टकराए। ठीक है, आपको अपनी आज़ादी है लेकिन दूसरे की आज़ादी तक हानि ना पहुँचनी चाहिए। तो इस तरह का लिबर्टी हमारे प्रस्तावना में बात की गई है। और उसका जो अंतिम तत्व हम देखें प्रस्तावना का, तो बंधुत्व की जो बात करती है, जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। बंधुत्व, फ्रेटर्निटी मतलब सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम प्रस्तावना में देखें तो हमें ब्रदरहुड, भाईचारा क्यों ज़रूरी है? भाईचारा ज़रूरी है हमें आपस में, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा के लिए ज़रूरी है, और दूसरी राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए ज़रूरी है। ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाति उपजाति में अगर बढ़ जाएं, आपस में कट मर जाएं, तो फिर हमारे देश का एकता सुरक्षित नहीं रह सकती। इसलिए एकता को बनाने के लिए, अखंडता को बनाए रखने के लिए ब्रदरहुड ज़रूरी है, फ्रेटर्निटी ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जाएँ, 51 का आर्टिकल 51 का अल्फ़ा में जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे लाया गया था सोर्सी समिति की सिफारिश पर, तो उसमें बात रखी गई है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि आपस में भाईचारे की भावना रखे। तो दोस्तों, अभी आप सभी ने देखा कि जो प्रस्तावना के जितने भी मूल तत्व थे उस पर हम विस्तृत रूप से अपनी बातों को रखें। ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गई है, करीब 30 मिनट के आसपास, लेकिन आप लोगों को आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है मुझे कि आपको काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिला होगा। और तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।